दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक बंदर की वीडियो जिसमें वो एक गेम खेल रहा था बहुत वायरल हुई थी। इस वीडियो में एक 9 साला बंदर माइंड पोंग गेम खेल रहा था। इसे एक छोटी सी बाल को एक चौकोर डिब्बे में डालना होता था। हर कामयाबी पर उसे एक मीठे बनाना जूस का एक घूंट मिलता था। वीडियो में आप स्टील पाइप देख रहे हैं, दरअसल यहीं से इसे एक घूंट मिलता था। इस बंदर जिसका नाम पेजर रखा गया था, इसके सिवा हर कोई जानता था कि इस पर साइंस का एक बहुत अहम तजुर्बा हो रहा है और ये तजुर्बा एलोन मस्क की कंपनी कर रही थी। बात यह थी कि पेजर के सर में दिमाग के अंदर एक बायो चिप लगाई गई थी। इस चिप के सिरे पर बाल से बारीक लातदाद इलेक्ट्रोड्स की वायर्स थी। ये बायो चिप बंदर के दिमाग से न्यूरॉन्स की हरकत का डाटा लेकर इसकी वायरलेस सिग्नल्स कंप्यूटर्स में भेज रही थी। मगर दोस्तों, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ आज से 10 लाख साल पीछे के दौर में। तकरीबन 10 लाख साल पुरानी बात है कि किसी इंसान ने किसी शिकार की तरफ रात की तारीकी में एक पत्थर खींच कर मारा। अंधेरे में ये पत्थर किसी चट्टान से टकरा गया और इस टकराने से रोशनी की किरणें फूटी। ये सब ने देखी। इंसान ने आग दरियाफ्त कर ली थी। ये आग इसके लिए अब सब कुछ थी। इसे सर्दी से बचाती थी, इसके लिए जानवरों के अचानक हमलों से बचाव थी, सख्त गोश्त को दांतों से तोड़ने और हजम करने की तकलीफ से बचाने लगी थी। इंसानी दिमाग के बड़ा होने में आग ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि अब इंसान की ज्यादा एनर्जी खुराक को चबाने और हजम करने पर नहीं लगती थी, जिसकी वजह से बहुत सी एनर्जी इसके ब्रेन में न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट पर और दिमाग का साइज बड़ा होने की तरफ जाने लगी। मतलब आग इंसान के लिए इस वक्त तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। लेकिन इसके साथ कंप्रोमाइज ये था कि इधर ये कंट्रोल से बाहर हुई और उधर सब कुछ भस्म। ये बस्ती उजाड़ देगी, जंगल जला देगी, हंसते बसते इंसान हड़प कर जाएगी। आज तक जले हुए का कोई शाफी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इसलिए आग की दरियाफ्त और इस्तेमाल एक कंप्रोमाइज भी था, जिसमें आग जरूरत और लटकती तलवार दोनों ही थी। आग के बाद इंसान ने मजीद क्या कुछ ईजाद और दरियाफ्त नहीं किया। ज़बान, लैंग्वेज ईजाद की, लकड़ी और लोहे को ढालना सीखा, हथियार बनाए, स्टीम इंजन से स्पेस शटल तक सब बनाया। लेकिन वो किसी चीज से आग जितना खौफजदा दोबारा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक आ गए। जी हाँ, एआई भी जदीद इंसान की आग जैसी दरियाफ्त है और एआई की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ऑटोमेशन जो कि अब मॉडर्न एआई में ढल चुकी है। इसका आगाज कदीम मिस्री, इराकी और चीनी तहजीबों में हुआ, क्योंकि इन तीनों जगहों से ऐसी घड़ियां मिली हैं जो इंसानी मदाखलत के बगैर सूरज की रोशनी से वक्त बताती थी। मिस्र की वैली ऑफ किंग्स से इसके आसार भी मिले हैं। लेकिन इसमें मसला ये था कि जब बादल, बारिश या अबर आलूद मौसम होता तो ये डायल काम नहीं कर सकता था, क्योंकि इसे तो हर वक्त सूरज की रोशनी चाहिए थी। इसका हल फिर अलेक्जेंड्रिया मिस्र में एक फलसफी टिसीबाइस ने निकाला। टिसीबाइस ने दिन और रात किसी भी हालत में वक्त मालूम करने के लिए सूरज की जगह पानी के इस्तेमाल का आइडिया दिया। ये ख्याल उसे अपने बाप की हुजाम की दुकान पर पड़े हुए टब से टिप टिप गिरते पानी को देखकर सूझा था। उसने ऐसा सादा मगर जीनियस ऑटोमेशन सिस्टम बनाया कि जैसे जैसे पानी नीचे वाली फ्लास्क में गिरेगा, वो ऊपर मौजूद लकड़ी के निशान को हरकत देता रहेगा। इससे दिन और रात में किसी भी लम्हे दुरुस्त वक्त मालूम किया जा सकता था। किस्सा मुख्तसर, इन्हीं छोटी छोटी छलांगों के जरिए 20वीं सदी में इंसान ने औजार बनाते बनाते, पावर लूम्स बनाते बनाते यही मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से डिजाइन करना शुरू कर दिया। साइंसदान जॉर्ज ड्यूल वो पहला शख्स था जिसने जनरल मोटर्स के लिए पहला रोबोट बनाया था। यह रोबोट कारें बनाने वाली फैक्ट्री की असेंबली लाइन में गरम गरम टुकड़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता था। इससे मजदूरों की मदद भी होती थी और उन्हें तहफ्फुज़ भी मिलता था। इसे हर बार किसी भी ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम करके काम पर लगा दिया जाता था और ये 50-50 घंटे बगैर थके काम करता रहता था। इस वक्त तक कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स की भी एक इब्तिदाई शक्ल बनाई जा चुकी थी। इस जगह जब साइंसी तरक्की पहुंची तो साइंसदानों को एक खौफ सताने लगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन, एआई वगैरह गलत हाथों में चली गई तो क्या होगा, गलत डायरेक्शन में चली गई तो क्या होगा, अगर ये खुदकार हो गई तो क्या होगा, इंसान के हाथों से ही इसका कंट्रोल निकल गया तो क्या होगा। इस खौफ को हाईलाइट किया एक खेल ने। गैरी कैस्परोव अजरबैजान में पैदा होने वाला एक ऐसा जीनियस चेस ग्रैंड मास्टर था कि उसने अपनी जिंदगी में 2400 मैचेस खेले और सिर्फ 170 के करीब हारा।
यानी उसका विक्ट्री रेट 93% था। वो इतना जीनियस था कि एक वक्त में कई टेबल्स पर एक साथ खेलकर भी जीत जाता था। 1985 से 2000 तक वो वर्ल्ड चैंपियन रहा। शतरंज के अजीम खिलाड़ी को चेस मास्टर कहते हैं। गैरी कैस्परोव ग्रैंड मास्टर था। जिस दौर में कैस्परोव वर्ल्ड चैंपियन था, इन दिनों IBM कंप्यूटर्स का तोती बोलता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 1960 की दहाई से काम रुक चुका था, क्योंकि प्रोग्रामर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर खर्च करके भी कोई फायदेमंद प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पा रहे थे, यानी कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं बन सकी थी। सो ऐसे में जब बाकी कंपनीज थक चुकी थी, IBM ने इस वैक्यूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम शुरू किया। उन्होंने AI की पहली गेम्स बनाना शुरू की। ये छोटी छोटी गेम्स जो इंसानों के मुकाबले में कंप्यूटर की तरफ से खेलती थी। आपको याद आ रहा होगा कि छोटी छोटी बोर्ड गेम्स में जब आप अकेले खेलते थे तो कंप्यूटर एक खिलाड़ी बन जाता था, और इसमें हम खुद ये भी तय कर सकते थे कि वो किस लेवल की डिफ़िकल्टी हमें देगा, इजी, मीडियम, एक्सपर्ट लेवल की। तो इसमें ये आम देखा जाता था कि मुश्किल लेवल पर नया खिलाड़ी तो हार जाता था, लेकिन अच्छा खिलाड़ी किसी भी हार्ड लेवल पर कंप्यूटर को हरा देता था। तो ये तय था कि मशीन कभी इंसान से आगे नहीं निकल सकती। जहानत में इंसान हमेशा मशीन से आगे रहेगा, ये इंसान का घुमंड था। जैसे कि चेस खेलते हुए एक अच्छा खिलाड़ी अपने मद्दे मुकाबल की 3 या 4 या 5 मूव्स सोचकर खेलता है, जबकि कंप्यूटर के लिए इस वक्त ये नामुमकिन था। फिर इंसान खेलते हुए दूसरे इंसान की पिछली गलतियां भी जहन में रखता है कि मेरा मद्दे मुकाबिल कहाँ कहाँ गलत खेला था और खेल के किस दाव में ये कमज़ोर है। जाहिर है इस वक्त की प्रोग्रामिंग में ये सलाहियत नहीं थी, कंप्यूटर ये सब नहीं कर सकता था। हाँ, अगर उसे ये सब करना था तो उसे भी अपने मद्दे मुकाबल की एक एक मूव याद रखना थी। फिर इस डाटा को इस तरह प्रोसेस करना था कि उसे पता हो कि पिछली बार उसने क्या गलती की थी, यानी पास्ट एक्सपीरियंस भी उसके पास हो। फिर वो एक वक्त में चाल चलते हुए इंसानी दिमाग से कहीं ज़्यादा मूव्स को सोचकर सबसे मुश्किल चाल चले। ये सब करने के लिए उसे जितना ज़्यादा डाटा चाहिए था, उसे आज हम बिग डाटा कहते हैं, और इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए उसे डीप थिंकिंग कहते हैं। तो IBM ने बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने चेस गेम को बेहतर बनाना शुरू किया, ताकि वो गैरी कैस्परोव से मुकाबला कर सके। 90 की दहाई में ऐसे मुकाबले होने लगे जिनमें कैस्परोव एक तरफ और दूसरी तरफ डीप थिंकिंग बिग डाटा रोबोट डीप ब्लू होता था। 1996 फिलाडेल्फिया अमेरिका में कैस्परोव और डीप ब्लू आमने सामने आए। ये इंसान और मशीन के दरमियान जहानत का पहला ऐसा चैलेंज था जिसे हम बिलाशुबा एक तारीख साज लम्हा कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन कि मशीन कभी इंसान को जहानत में नहीं हरा सकती चैलेंज हो गई थी। कैस्परोव और IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर में 6 राउंड्स हुए। 4 कैस्परोव ने जीते और 2 डीप ब्लू ने, यानी इंसान मशीन से जीत गया। लेकिन याद रखें 2 राउंड्स हारा भी था, और ये पहली बार हुआ था। 1 साल बाद IBM ने मजीद काम किया, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, मशीन लर्निंग को, डीप थिंकिंग को और डीप किया। बिग डाटा का बेहतर इस्तेमाल किया गया और 1997 में दोनों में दोबारा मैच हुआ। इस बार डीप ब्लू ने कैस्परोव को खूब चैलेंज दिया, और कैस्परोव ने भी डीप ब्लू को ऐसा चैलेंज दिया कि उसका प्रोसेसर बार बार हीट अप हो जाता था। मगर हुआ ये कि आखिरी राउंड में सिर्फ 19 मूव्स के बाद कैस्परोव ने खेल से रिजाइन कर दिया। उसने शिकस्त तस्लीम कर ली। तारीख में पहली बार एक मशीन ने जहानत में इंसान को शिकस्त दे दी थी। कैस्परोव ने तस्लीम किया कि अब कंप्यूटर मुझसे ज़्यादा मूव्स कैलकुलेट करके खेलता है, तो वो जीत सकता है। इंसान मशीन से हार गया था। इंसान का ये घुमंड टूट चुका था। लेकिन चाइनीज़ इस गेम और इस नतीजे पर हंसते थे। चाइनीज़ को इस पर यकीन नहीं था। वो कहते थे कि शतरंज तो एक आसान गेम है, 8 बाई 8 लाइन्स की, सिर्फ 64 खाने हैं इसके, चंद मूव्स पर गेम ही ख़त्म हो जाती है। जबकि हमारी 2500 साल पुरानी गेम गो, जो 19 बाई 19 लाइन्स की है, यानी कुल 361 खानों की है, उसे हराकर दिखाएं तो माने। ये गेम इसलिए भी मुश्किल थी कि इसमें सिर्फ मद्दे मुकाबल की गोटियां पीसेस को मारना ही नहीं होता था, बल्कि उन्हें घेरना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने कब्जे में लेना होता है। सो ये चेस से कई गुना ज़्यादा जहानत और फोकस मांगती थी। याददाश्त और डीप थिंकिंग में उसका लेवल चेस से सैकड़ों गुना ज़्यादा होता है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं या उसे समझते हैं तो आप आसानी से ये बात हजम कर लेंगे कि यूनिवर्स में कुल मिलाकर इतने एटम नहीं हैं जितनी गो बोर्ड गेम में मूव्स पॉसिबल हैं।
لہٰذا انسان کی مشین پر برتری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر ہوا یہ کہ گوگل کے برٹش انجینئرز کی ایک ٹیم نے چائنیز ایکسپرٹس کی مدد سے چائنیز گو گیم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈیزائن کر لیا۔ پھر انہوں نے گو گیم کے نمبر 1 کھلاڑی لی سیڈول کو چیلنج کیا کہ اگر وہ گوگل الفا گو پروگرام کو شکست دے دے تو $1 ملین گھر لے جائے۔ ساؤتھ کوریا کا نوجوان لی سیڈول انتہائی ایکسپرٹ لیول 9 کا پلیئر تھا، ایسا کھلاڑی کہ اسے خدا کا دماغ، ہیڈ آف دی گاڈ کہتے تھے۔ لی سیڈول نے گوگل کا چیلنج قبول کر لیا اور شیہی سے کہہ بھی دیا کہ وہ 4 کی گیم میں اگر ہارا بھی تو زیادہ سے زیادہ 1 راؤنڈ ہارے گا۔ مارچ 2016 میں 28 کروڑ ایشینز نے سکرینوں سے چپک کر یہ میچ دیکھا، جس میں گوگل الفا گو نے لی سیڈول کو بیسٹ آف 5 میں پہلے تینوں میچ ہرا دیے۔ چوتھا میچ لی سیڈول اس لیے جیت گیا کہ گیم نے ایک غلطی کی اور لی نے اسے ریکور کرنے کا موقع نہیں دیا۔ 5ویں گیم میں الفا گو نے پھر میدان مار لیا۔ لی سیڈول جس نے کمپیوٹر کو 4-1 سے ہرانا تھا وہ خود 4-1 سے ہار گیا۔ ساتھ ہی انسان کا یہ بھرم مکمل طور پر ٹوٹ گیا کہ مشین انٹیلیجنس میں انسان کو نہیں ہرا سکتی۔ گو پلیئر لی بہت دکھی تھا، مگر اس نے کہا کہ انسان آج دنیا کی مشکل ترین گیم ایک مشین سے ہارا ہے، لیکن انسانیت نہیں ہاری۔ اس کے بعد کئی چائنیز کھلاڑیوں نے الفا گو کو چیلنج کیا، جیسے کہ 2020 میں ایک چینی کھلاڑی مسٹر کی نے کہا کہ وہ الفا گو کو شکست دے سکتا ہے، لیکن اسے بھی الفا گو کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ لیکن ایسا ہوا کیوں اور کیسے؟ مشین کے اندر کون سا ایسا جن آ گیا تھا جو اس کے بنانے والے بھی اس سے آگے نہیں جا رہے تھے؟ اصل میں کمپیوٹر پروگرامنگ میں 2 اسکول آف تھاٹس 1950 سے چل رہے تھے، ایک رول بیسڈ پروگرامنگ کا اور دوسرا نیورل نیٹ ورک پروگرامنگ کا۔ رول بیسڈ پروگرامنگ والوں کا کہنا تھا کہ پروگرامنگ اف اینڈ دین ہے، اگر یہ کمانڈ دی جائے گی تو یہ ہوگا کی بنیاد ہونی چاہیے، جیسے انڈسٹریز کے لیے روبوٹس بنتے ہیں اس طرح۔ یعنی تمام کوڈنگ انجینئرز کریں گے، ضرورت کے مطابق کریں گے، مشین کو کچھ رولز کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا، وہ ان تمام قاعدوں، اصولوں اور کوڈنگ سے دائیں بائیں نہیں ہو سکے گی۔ جب جہاں مشین کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا تو انجینئرز ہی ایسا کریں گے، جبکہ نیورل نیٹ ورک پروگرامنگ اپروچ بہت انقلابی اور مہنگی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ پروگرامز کو بار بار ڈیزائن کرنے اور سٹرکچر کرنے کی بجائے انہیں اس طرح لکھا جائے گا کہ وہ خود سیکھنا شروع کر دیں۔ یعنی پروگرامز کو پروگرامنگ سکھائی جائے گی، جس کے بعد انہیں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا دیا جائے گا تاکہ وہ خود کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں۔ یعنی بالکل ایسے جیسے انسانی دماغ کرتا ہے، ہاں بعض لوگوں کا۔ یہاں نیورونز میں زیادہ سے زیادہ معلومات جاتی رہتی ہیں اور انسان اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو نیورل نیٹ ورک پروگرامنگ اپروچ میں ڈیپ لرننگ، بگ ڈیٹا اور ہائی سپیڈ پروسیسنگ سے ممکن بنایا گیا۔ یہ جو گوگل نے الفا گو گیم بنائی تھی اور آئی بی ایم نے جو ڈیپ بلو سسٹم اپ ڈیٹ کیا تھا جس نے بہترین کھلاڑیوں کو ہرایا تھا، وہ اسی ڈیپ لرننگ کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ پہلی بار جب ڈیپ بلو ہارا تھا تو یہ صرف انسانی پروگرامنگ تھی۔ اس کے بعد آئی بی ایم نے کیسپروف کو ڈھیروں ڈالرز دیے کہ وہ مشین کے ساتھ بار بار کھیلے تاکہ مشین اس کی مووز کا ڈیٹا جمع کرتی رہے اور سیکھتی رہے۔ ہر بار جب وہ غلط موو کرے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ موو کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں آپشن پر چلی جائے۔ یہ ڈیٹا صرف کیسپروف سے ہی نہیں بلکہ لاتعداد کھلاڑیوں سے لیا گیا۔ ٹورنامنٹس تک کو مانیٹر کیا جاتا تھا اور ایک ایک موو کو ریکارڈ کیا جاتا تھا تاکہ مشین سیکھ سکے۔ گوگل کی الفا گو گیم میں بھی یہی ڈیپ لرننگ اور بگ ڈیٹا کا استعمال کر کے مشین کو خود سیکھنا اور اپ ڈیٹ ہونا سکھایا گیا۔ اس سب سے مشین اتنی پاورفل ہو گئی کہ وہ اتنی مووز پریڈکٹ کر کے بہترین موو کرنے لگی کہ یہ سب انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ انسان زیادہ سے زیادہ 4، 5 یا 6 مووز ہی سوچ کر آگے بڑھ سکتا ہے اور ایک بڑا نقشہ ذہن میں رکھ کر مخالف کو گھیر سکتا ہے، جبکہ مشین یہ کام ہزاروں اور لاکھوں آپشنز کے ساتھ کر سکتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ، نیورل نیٹ ورک پروگرامنگ، دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ماڈرن شکل ہے۔ اب یہی سسٹم دنیا بھر میں رائج ہو رہا ہے اور رول بیسڈ پروگرامنگ بہت لمیٹڈ کاموں کے لیے ہی رہ گئی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی دنیا کا زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جمع کر کے زیادہ سے زیادہ ڈیپ تھنکنگ کے قابل مشینز بنا رہی ہے، یہاں تک کہ انسانی دماغ سے براہ راست ڈیٹا لیا جا رہا ہے، جس کے لیے انسانی دماغ میں بایو چپس لگا کر مشین کو ذہن میں اٹھتے خیالات اور احکامات کو پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔
बरसा बरस के ऐसे तजर्बात के दौरान ये सारा डाटा एआई प्रोग्राम्स को फीड किया जाता रहा, जिसमें आखिरकार न्यूरॉन्स और मसल्स के ताल्लुक और तरीकाकार को बेहतर समझा जाने लगा। ये एआई कंपनीज का पहला संग मील था। अब दूसरा चैलेंज इसमें यह था कि मशीन को खुद सीखने का मौका दिया जाए, कि वो दिमाग से आने वाले सिग्नल्स को कंप्यूटर सिग्नल में ट्रांसलेट करे, जैसे हम किसी ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करते हैं। इसी तरह दिमाग के सिग्नल की ज़बान को कंप्यूटर की ज़बान में ट्रांसलेट करे, यानी इसके कोड्स लिखे। आज इसमें अच्छी खासी कामयाबी हो चुकी है। इसे BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं। जी हाँ, ये असल गेम है, यानी ऐसी कोड लैंग्वेज जो इंसानी जहन को मशीन से बराह रास्त लिंक कर दे, मशीन और जहन एक दूसरे की ज़बान को समझने लगे। और ये टेक्नोलॉजी AI के न्यूरो नेटवर्क स्कूल ऑफ थॉट ने तैयार कर ली है। अब ऐसा नहीं कि ये मशीन किसी इंसान की सोच पढ़कर कंप्यूटर पर उसकी फिल्म चला देगी या आपके ख्वाबों की रिकॉर्डिंग करके आपको शर्मिंदा करेगी। ये सब फिल्मी और साइंस फिक्शन की बातें हैं। इस टेक्नोलॉजी की आज के दिन तक डेवलपमेंट सिर्फ इतनी है कि एलन मस्क की न्यूरालिंक डिवाइस N1 की तरह कुछ डिवाइसेस बन चुकी हैं जो इन मसनूई अज़ा को इसी तरह हरकत दे सकती हैं। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जो फालज के शिकार अफराद के लिए उम्मीद की किरण होगी। इसके साथ साथ स्पाइनल कार्ड की इंजरी की वजह से दिमाग से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और ऐसे लोगों के लिए ये चिप गेम चेंजर साबित होगी। बिलाशुबा ये AI का अजूबा है। 31 जनवरी 2024 को एलन मस्क ने ट्वीट किया कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने पहले मरीज एक इंसान के दिमाग में N1 चिप लगा दी है। बस कन्फ्यूजन इतनी है कि ये टेक्नोलॉजी अभी साइंस फिक्शन और फिल्मों में तो बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हकीकत में अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। खोपड़ी काट कर इसमें इलेक्ट्रोड्स का जाल फिक्स करना और उसे कॉस्मेटिक सर्जरी से फिर दोबारा यूं फिक्स करना कि नजर ही ना आए, सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बाद दूसरा इससे भी गालबन बड़ा चैलेंज ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इंसान हैक हो जाएं। सो टेक्नोलॉजी को अभी और बहुत से ऐसे चैलेंजेस और प्रैक्टिकल इश्यूज का सामना है, जैसे कि उसे मुस्तकिल चार्ज कैसे रखना है। लेकिन जो भी है, इस टेक्नोलॉजी और इस जैसी कितनी ही AI टेक्नोलॉजीज पर दुनिया के ताकतवर मुल्कों में रेस लगी हुई है, खास तौर पर चीन और अमेरिका में। इन दोनों में एडवांस AI के लिए वैसी ही टेक्नोलॉजी वार चल रही है जैसी कि 60 और 70 की दिहाई में रूस और अमेरिका में एटम बम और चांद पर जाने के लिए हुआ करती थी। अब आप पूछिए कि इस रेस में यहाँ कौन जीत रहा है। तो ये बात यूं है कि चीन अमेरिका से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मैदानों में आगे है और कुछ में पीछे। लेकिन चीन के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है उसे देखकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो अगले 10 बरस में अमेरिका को AI के हर मैदान में इंटरनेट AI, बिजनेस AI, ऑटोमेशन AI, BCI और डीप डाटा हैंडलिंग में पीछे छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? उसकी कई वजूहात हैं, हम सिर्फ 3 आपके सामने रखते हैं। एक वजह तो यह है कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, आज़ादी इजहार नहीं, इसलिए वो सरकारी सतह पर ताकत के साथ चीन के अंदर और बाहर जहां जहां उसका बस चलता है वहां से प्राइवेट डाटा बगैर किसी रुकावट के जमा कर लेता है। दूसरी वजह यह है कि चाइनीज नौजवानों की तादाद और स्टार्टअप्स अमेरिका से बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि चीनी हुकूमत ने स्कूल्स में बहुत इब्तदाई क्लासेस से AI में बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर रखा है। स्कूल्स में स्पेशल डेस्क कायम हैं जो बच्चों को छोटे से छोटे और इब्तदाई प्रोग्राम सिखाकर ऑटोमेशन करना उनकी घुट्टी में डाल रहे हैं। एक 10 साल का चीनी बच्चा एक अमरीकी 10 साल बच्चे की निस्बत AI का कहीं बेहतर शऊर रखता है। हम इंसान आग से खेलते हुए एक बार फिर आग तक आ गए हैं। AI तक आना आग से आगे तक का सफ़र क्यों है? अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देखी है तो आप समझ चुके होंगे कि अगर AI को कंट्रोल कर लिया गया तो ये इंसानियत को कई सदियों का तहफ़्फ़ुज़ और तंदुरुस्ती देगी और ये हमें स्पेस में ले जाएगी। अगर ये कंट्रोल से बाहर होती है तो इंसानियत के लिए ख़तरे की आखिरी घंटी साबित होगी। इसके बारे में हर कोई अपनी राय दे रहा है, तो हमारा ख्याल है कि AI को हमें वेलकम करना चाहिए और इस खौफ के बगैर कि कहीं ये गलत डायरेक्शन में ना चली जाए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना और सिखाना चाहिए। क्योंकि अगर ये गलत हाथों में भी जाती है तो इन गलत हाथों का मुकाबला करने के लिए दुरुस्त हाथों में भी यही टेक्नोलॉजी होगी। गलत हाथों में गई ये बिगड़ी AI का मुकाबला बगैर एडवांस AI के नहीं हो सकता। अच्छे लोगों को AI को दोस्त बनाना होगा ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ पावरफुल बैड पीपल
इस बेइंतहा अहम टेक्नोलॉजी के वाहिद लाइसेंस होल्डर बन जाएं और कमज़ोर ज़ईफ़ लोग मुफ्त में मारे जाएं। बकौल इकबाल, तकदीर के काजी का फतवा है, अजल से है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्गे मुफाजात। साथियों, आग से AI तक के सफ़र की कहानी आपने देखी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इसके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं।